जम्मू और कश्मीर, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में कई तस्वीरें उभर आती हैं। खूबसूरती की, संघर्ष की और एक लंबे इंतजार की। तो आज चलिए मीरवाइज उमर फारूक के एक लेख का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो सुलह के रास्ते के बारे में क्या कहते हैं। और लेखक अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन उतनी ही जरूरी बात से करते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी मासूम के खिलाफ हिंसा वो बस गलत है। उसे कोई भी विचारधारा या कोई भी वजह सही नहीं ठहरा सकती। और ये वो दर्द है जिसे कश्मीर ने न जाने कितने दशकों से झेला है। तो हम उनके इस पूरे तर्क को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे हिंसा के चक्र को, फिर देखेंगे कि कैसे किसी घटना के बाद जल्दबाजी में फैसले लिए जाते हैं जिससे अलगाव और बढ़ता है, और फिर हम उस रास्ते पर आएंगे जिसे लेखक सुलह का रास्ता कहते हैं, और आखिर में उनकी बातचीत की अपील को समझेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर ये हिंसा का चक्र है क्या? लेखक के मुताबिक इसकी मानवीय कीमत क्या है और इसे समझना इतना जरूरी क्यों है? लेखक यहाँ एक बहुत ही व्यक्तिगत बात कहते हैं। वो कहते हैं कि एक कश्मीरी होने के नाते उन्होंने और वहाँ के लोगों ने दशकों तक हिंसा का दर्द सहा है, और इसीलिए शायद वो किसी और से बेहतर समझते हैं कि जब कोई परिवार अपने किसी अपने को खोता है तो उसका असली मतलब क्या होता है। ये एक सामूहिक दर्द है जो वहाँ के इतिहास में रचा बसा है। ठीक है, तो एक घटना होती है, हिंसा होती है, लेकिन उसके फौरन बाद क्या होता है? यहीं पर लेखक का विश्लेषण और भी गहरा हो जाता है। वो सिर्फ घटना की बात नहीं कर रहे, बल्कि उसके बाद की प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं। उनके मुताबिक एक पैटर्न सा बन गया है। कोई भी दुखद घटना होती है और फिर सनसनीखेज कहानियां चल पड़ती हैं। अचानक एक पूरे के पूरे समुदाय पर शक की उंगलियां उठने लगती हैं, पूरी आबादी की जांच होने लगती है, और इसका नतीजा, जो छात्र पढ़ने गए हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए सुरक्षा की भावना खत्म हो जाती है और उसकी जगह डर ले लेता है। और ये स्लाइड इस बात को बहुत साफ तौर पर दिखाती है। लेखक दो तरह की प्रतिक्रियाओं में फर्क कर रहे हैं। एक तरफ है जायज निंदा, यानी पीड़ितों के लिए दुख जताना, न्याय की मांग करना, लेकिन दूसरी तरफ है सामूहिक सजा। जब आप पूरे समुदाय की जांच करने लगते हैं, परिवार के घरों को तोड़ देते हैं या रिश्तेदारों को परेशान करते हैं। लेखक के लिए इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी और अहम लकीर है। और ये बात कितनी गहरी है। लेखक कहते हैं, एक घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होता, वो तो सम्मान का, अपनेपन का और न जाने कितनी यादों का प्रतीक होता है। और जब आप उसे नष्ट करते हैं तो सजा सिर्फ उस एक इंसान को नहीं मिलती जिसने शायद कुछ गलत किया हो, बल्कि उन सबको मिलती है जिनका कोई अपराध ही नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर ये हिंसा और निराशा का चक्र टूटा क्यों नहीं? लेखक के मुताबिक इसके पीछे की असली वजहें, इसके मूल कारण क्या है? चलिए अब इस पर आते हैं। लेखक एक तरह के रास्ते की बात करते हैं, एक ऐसा रास्ता जो सीधे निराशा की ओर ले जाता है। वो कहते हैं कि जब नागरिक स्वतंत्रता कम होने लगती है, जब ऐसा महसूस होता है कि हर वक्त निगरानी हो रही है, जब पढ़े लिखे युवाओं को भी रोजगार के मौके नहीं मिलते, और जब नीतियां ही ऐसी हों जो अलगाव पैदा करें, तो ये सब मिलकर एक घुटन का माहौल बना देती हैं। और इस अलगाव की भावना को कुछ बड़े राजनीतिक फैसलों ने लेखक के मुताबिक और भी गहरा किया है, जैसे कि अनुच्छेद 370 का हटना, जमीन और नौकरी की सुरक्षा का खत्म होना, और एक बड़े पैमाने पर ये डर कि कहीं उनकी डेमोग्राफी, उनकी पहचान ही न बदल जाए। जाहिर है, स्थानीय स्तर पर इन बदलावों को अपनी पहचान पर एक हमले की तरह महसूस किया गया। तो लेखक का निष्कर्ष क्या है? वो ये कहते हैं कि इस तरह के उपाय लोगों में एक बेदखली की भावना को और मजबूत करते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि उन्हें उनकी ही जगह से बेदखल किया जा रहा है, और जब ऐसी भावना घर कर जाती है तो ये और भी ज्यादा चरम प्रतिक्रियाओं को जन्म दे सकती है। ये नीतियां एकीकरण नहीं बल्कि अलगाव को ही बढ़ाती हैं। और ये शायद लेखक के पूरे लेख का निचोड़ है। वो कहते हैं, शांति जख्मों को नकारने पर नहीं बनाई जा सकती। मतलब आप सिर्फ सिक्योरिटी ऑपरेशन से लक्षणों को तो दबा सकते हैं, जैसे बुखार में सिर्फ दवा लेकर आप तापमान कम कर लें, लेकिन बीमारी की जो जड़ है उसे ठीक करने के लिए तो न्याय और सहानुभूति ही चाहिए। तो अगर ये रास्ता सही नहीं है तो फिर सही रास्ता क्या है? चलिए अब लेखक के बताए सुलह के रास्ते को देखते हैं, जो एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करता है।
यहाँ लेखक हमारे सामने दो बहुत ही साफ विकल्प रखते हैं। एक रास्ता है बल का, जिसमें बंदूकें हैं, घर तोड़े जा रहे हैं और हर किसी पर शक किया जा रहा है। और दूसरा रास्ता है संवाद का, जिसमें सम्मान है, लोगों की आकांक्षाओं की कद्र है और उनके अधिकारों का सम्मान है। एक रास्ता नाराजगी पैदा करता है और दूसरा, लेखक के मुताबिक, सुलह की उम्मीद। सीधी सी बात है, लेखक का मानना है कि आप जबरदस्ती से किसी का दिल नहीं जीत सकते। बल का इस्तेमाल सिर्फ नाराजगी और अविश्वास को जन्म देगा। अगर सुलह करनी है, अगर एक साझा भविष्य बनाना है, तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ संवाद से होकर ही गुजरता है। और ये कोई नई बात नहीं है। लेखक हमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उस मशहूर फ्रेमवर्क की याद दिलाते हैं, इंसानियत और जमहूरियत, यानी मानवता और लोकतंत्र। ये एक ऐसा रास्ता है जो पहले भी सुझाया गया था और लेखक का मानना है कि आज भी इसी में एक सम्मानजनक समाधान की उम्मीद छिपी है। तो आखिर में लेखक पॉलिसी बनाने वालों से, सत्ता में बैठे लोगों से क्या कहना चाहते हैं? उनकी गुहार क्या है? उनकी अपील बहुत सीधी और साफ है। वो कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर को सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या मानकर मत चलिए, इसे एक मानवीय और राजनीतिक हकीकत के तौर पर देखिए। लोगों से सार्थक बातचीत कीजिए, उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाइए और सबसे जरूरी, लोगों के बीच विश्वास बहाल कीजिए। और इतनी सारी मुश्किलों और चुनौतियों की बात करने के बाद भी लेखक अपनी बात एक उम्मीद के साथ खत्म करते हैं। वो कहते हैं कि वो शांति के लिए आवाज उठाना और अन्याय की निंदा करना जारी रखेंगे। ये एक ऐसी प्रतिबद्धता है जो उम्मीद पर टिकी है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो लेखक के लेख के केंद्र में है। क्या वाकई जख्मों को अनदेखा करके, उन्हें न मानकर स्थायी शांति हासिल की जा सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी